हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन। हमने उसमें इंट्रोडक्शन देखा था, साथ ही साथ हमने उसमें ये देखा था कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे कंट्री में पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, राइट। साथ में हमने ये समझा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो उसका गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, उसका नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका हमारे कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने पिछली क्लास में देखी थी। और एक जो हाईलाइटेड टॉपिक था वो ये था कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या था? कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि दो मेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। एक आपका होता है हाई बर्थ रेट, एक क्या होता है आपका हाई बर्थ रेट होता है, और एक दूसरा होता है आपका लो डेथ रेट। ये दो पॉइंट हम लोगों ने उसमें सिर्फ इनका मतलब समझा था कि बर्थ रेट क्या होता है और डेथ रेट क्या होता है। अब आज की क्लास में या इस क्लास में हम लोग ये पूरा डिटेल में देखेंगे कि अब उन देखो हमने क्या पढ़ा पिछली क्लास में कि बर्थ रेट और लो डेथ रेट ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंट्री में हाई बर्थ रेट क्यों होता है, किसी भी कंट्री में लो डेथ रेट क्यों होता है, तो इनके रीजंस के बारे में हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और सारे टॉपिक्स वन बाय वन समझते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये जो सपोर्ट होगा ये मेरे लिए काफी बड़ी चीज होगी, मेंटली मेरे लिए काफी ये मोटिवेटिंग होगा। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं न्यू न्यू वीडियोस बनाऊंगा और भी जितना भी चीजें हो सकती है मैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। और ये सारी चीजें आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेफिनेटली मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप ये तीन चीजें जरूर करेंगे। लाइक करना है आपको, दोस्तों के साथ अपने वीडियोस को शेयर करना है, और सबसे बड़ी चीज चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी फैमिली भी इंक्रीज हो, लोग और जुड़े और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं चीजें आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं अभी हमारी जो मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट हमारा क्या है? कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट। पहला मेन रीजन क्या है? कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सोशल फैक्टर्स। पहला पॉइंट हमारा क्या है? सोशल फैक्टर्स। मतलब ये है कि हाई बर्थ रेट के जो रीजंस है उनको तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला आपका है सोशल फैक्टर्स। तीन मेन पार्ट्स है, फिर उनके अंदर भी कुछ मेन पार्ट्स हैं, मतलब उनके सब हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोशल फैक्टर। अब अगर बात करते हैं सोशल फैक्टर की, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। क्या है? यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये हो गया कि सभी लोगों को मैरिज करना ही पड़ता है। अब समझते हैं क्या रीजन है भाई सभी लोगों को मैरिज करना ही पड़ता है। देखो, मैरिज एक तरह से हमारे यहाँ पे एक रिलीजियस रिचुअल माना जाता है, राइट। धार्मिक त्योहार होता है इसमें। अगर आप नहीं करते तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे बड़ी चीज होती है डाउट्स ऑन अनमैरिड पर्सन। अगर कोई पर्सन है अनमैरिड है तो लोग उसके ऊपर डाउट करते हैं कि वो आदमी सही नहीं होगा, या वो लेडीज है तो वो सही नहीं होगी। अलग अलग तरह के डाउट्स करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? टू एस्केप फ्रॉम दिस, राइट, इन सब चीजों से बचने के लिए, जो डाउट्स होते हैं, ये जो ताने होते हैं, इनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? टू एस्केप फ्रॉम दिस मैन एंड वुमेन एंटर इनटू मैरिज। और वो लोग क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। अब इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ नॉर्मल लोगों की बात हो गई थी, लेकिन मैं बात करता हूँ डिसेबल्ड लोगों की, जो बेचारे डिसेबल्ड हैं। वो लोग भी इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, उनके ऊपर भी लोग डाउट करते हैं। डिसेबल्ड पीपल आर नॉट एक्सेप्शन, इवन उनके ऊपर भी लोग डाउट करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने शायद मूवीज में भी कई बार देखा होगा। एक पर्सन रहता है, वो बेचारा बैठा रहता है चाय की टपरी पे, चाय पीता रहता है, और वो ब्लाइंड रहता है, राइट। अब होता क्या, जैसे तुम्हें पता है जो ब्लाइंड होते हैं वो एक्चुअली उनकी जो आंखें होती है वो कुछ अलग तरह की हमेशा खुली रहती है, मतलब वो आंखें बंद करने का कोई, उनका ये पलकें भी बहुत कम झपकती हैं, राइट। तो वो बैठा रहता है, अपना चाय पीते रहता है मस्त, ठीक है। और यहाँ पे सामने एक लेडीज खड़ी रहती है, ठीक है। उस पिक्चर में समझ लो हीरोइन है, वो खड़ी रहती है और बाद में इसके पास आके इसके ऊपर खूब चिल्लाती कि शर्म नहीं आती तुम्हें, लड़कियों कैसे घूरते रहते, तुम्हारी वजह से ही हम जैसी लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, ये वो एक्स्ट्रा ऐसा 10-15 मिनट का लेक्चर सुना देगी। तब तक इसका फ्रेंड आता है और इसको बोलता है चलते हैं हम लोग। और ये जो पर्सन है जो चाय पी रहा था वो चश्मा पहनता है और अपनी डंडी उठाता है, चलने लगता है। फिर बाद में इसे रियलाइज होता है कि ये तो बेचारा क्या था, ब्लाइंड था, राइट। ये सिचुएशन है कि लोग अगर ब्लाइंड है तो भी लोग इस तरह के लोग हैं जो सोसाइटी में उनको क्या, उनके ऊपर डाउट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है डिसेबल्ड पीपल आर नॉट एक्सेप्शंस। ये तो मैंने एक छोटा सा मूवी का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे रियल एग्जांपल्स होंगे जो अपनी लाइफ में अपने आसपास फेस करते होंगे, राइट। इन इंडिया मोस्ट वुमेन मैरी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है, उनको तो शादी करनी पड़ी, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनकी शादी करवाई दी जाती है। दैट्स व्हाई ये वर्ड बोला गया है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था।
सेकंड है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अब यहाँ पे समझो, एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, दूसरा ये हमारे पे यहाँ पे रीमैरिज का रिवाज है। अब बात करते हैं कि अर्ली मैरिज और रीमैरिज का फर्क क्या पड़ता है, मतलब इनसे क्या प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड मैरिज डिस्पाइट्स लॉ बैनिंग चाइल्ड मैरिज, अभी यहाँ पे समझो हमारे कंट्री में चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं ना बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन आज भी हमारे कई स्टेट्स के कई छोटे छोटे गांवों में चाइल्ड मैरिज आज भी की जाती है, राइट। मैं किसी प्लेस का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, बट हाँ अगर मैं स्टेट की बात करूं तो राजस्थान और यूपी जैसे कई जगहों पर वहां पे चाइल्ड मैरिज अलाउड है। वो लोग चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं, गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया, कानून में अलाउड नहीं, बट स्टिल दे आर डूइंग। अब होता क्या है, अर्ली मैरिज का क्या प्रॉब्लम होता है, अगर अर्ली मैरिज है तो लॉन्ग फर्टिलिटी स्पेन होता है, राइट। तो उनका जो फर्टिलिटी स्पेन होता है वो काफी ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, नॉर्मली जो लेडीज का फर्टिलिटी स्पेन होता है वो होता है 14 ईयर से लेके 45 ईयर्स तक, राइट। ये एक नॉर्मल फर्टिलिटी स्पेन होता है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर 14 ईयर से 45 तक ये फर्टिलिटी स्पेन है, इट मींस कि अगर इन फर्टिलिटी स्पेन की अगर हम बात करें, अगर हर 3 साल में एक बच्चा भी होता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन एज्यूम करते हैं, और तो इसकी वजह से भी क्या होगी, मोर चाइल्ड होंगे। और यही रीजन था कि हमने देखा है कि जो हमारे पूर्वज थे यानी हमारे दादा परदादा टाइप के लोग थे, उनके 8-8 9-9 बच्चे होते थे। रीजन क्या होता था कि वो अर्ली मैरिजेस होते थे और उनकी जो फर्टिलिटी स्पेन होते थे वो काफी ज्यादा होता था। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये लगभग हर घर में ये देखने को स्टोरी मिलेगी, जिनके भी दादा परदादा टाइप के लोग हैं, आप उनसे पूछोगे अगर जिंदा है तो, नहीं है तो आप अपने घर में पूछोगे तो वो बताएंगे कि हमारे दादाजी के 5 भाई थे, 6 भाई थे, ऐसे ये स्टोरीज आती हैं, राइट। ओके, फिर उसके बाद अब सेकंड जो हमारा प्रॉब्लम है वो है विडो रीमैरिज। अब विडो रीमैरिज में क्या है, विडो रीमैरिज सपोर्टेड बाय मेनी एंड बिकम कॉमन रिजल्टेड इन हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। अब इसमें सिचुएशन क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई लेडी है वो विडो है, राइट। अब विडो का रीमैरिज होने का मतलब ये है कि डेफिनेटली देयर इज अ चांसेस कि वो फ्यूचर में भी बर्थ दे सकेगी, राइट। अगर मान लो उसके ऑलरेडी एक बच्चे हैं तो जो न्यू शादी होगी वहां पे भी उसकी फैमिली एक्सपेक्ट करेगी भाई उसके भी बच्चे हों, राइट, उनके भी बच्चे हों। तो अगर वहां पे भी बच्चे होते इट मींस वो बच्चे डबल हो गए, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हमारा जो बर्थ रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा पहला पॉइंट क्या था वो था यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, पहला पॉइंट क्या था, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। सेकंड पॉइंट हमारा अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। क्या है, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड में अब सिचुएशन क्या है कि इंडिया जो है, इंडियन सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, कहते हैं ना पुरुष प्रधान देश है, राइट। यहाँ पे मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इंपॉर्टेंस टू सन एंड डॉटर्स, यहाँ पे बेटों को बेटियों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब आजकल थोड़ा कम है लेकिन स्टिल ये अभी भी काफी ज्यादा है। अब इसके 3 मेन रीजन है, ऐसा क्यों है, उसके मेन 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन, believe that there is a hell named Pooh and son's birth can stop them from reaching this hell। ऐसी लोग मान्यता है, लोग मानते हैं कि क्या मानते हैं कि भाई एक पू नाम का हेल है और अगर आपका अब बेटे को जन्म नहीं देते हो, ठीक है, तो आप उस नर्क में जाओगे। और जैसे एक डायलॉग मारते हैं कि मरने के बाद अग्नि कौन देगा, तो बेटा ही देगा, ये भी एक रीजन है, ठीक है। सब मान्यताएं हैं और इस तरह की मान्यताओं की वजह से भी लोग बच्चों को जन्म देते हैं, यानी लड़कों को जन्म देते हैं। सेकंड है हमारा फॉर प्रोक्रिएशन। फॉर प्रोक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाएगा, राइट। लड़का होगा तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाएगा, ये एक रीजन है जिसकी वजह से भी लोग लड़कों को, जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक बर्थ देने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड है हमारा सपोर्ट फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज, और उनके दिमाग में ये रहता है कि लड़का होगा तो हमारी ओल्ड एज में बुढ़ापे का सहारा बनेगा, राइट। तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग बच्चों को जन्म देते रहते हैं जब तक लड़का ना जाए। लेकिन ये ओल्ड एज के लिए उन्होंने बागबान नहीं देखी, अगर वो बागबान देख लेंगे तो वो उसके बाद ये सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। जो ऐसा सोचता है उनको बागबान दिखा देना, वो समझ जाएंगे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, गर्ल्स भी सपोर्ट करती हैं, राइट। लेकिन अब एक इसका एग्जाम्पल मैं देता, रिसेंटली मैंने एक वायरल फोटो था जिसमें उसके 9 बच्चे थे, 9 गर्ल्स थी, और 9 गर्ल्स के बाद एक लड़का हुआ था। यानी उस एक लड़के के लिए उसने 9 बार एक्सपेरिमेंट किया था। एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही है ना, जब तक उसको लड़का नहीं हुआ तब तक वो रुका नहीं। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं। राइट नाउ ये सारी चीजें कम है, बट हमारी जो जिस तरह से पॉपुलेशन है वो इन्हीं का रिजल्ट। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो आज हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या है, प्रिविलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली इन रूरल एरियाज, जो गांव में है या जो
अभी सिटीज में भी ज्यादातर लोग कैसे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली में रहने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपब्रिंग ऑफ चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ऑल। अब सिचुएशन क्या है कि जो चाइल्ड होता है उसका अपब्रिंगिंग का जो एक्सपेंस होता है वो पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब पूरे फैमिली में वो फाइनेंस एक्सपेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उनको बोझ जैसा नहीं लगता है। 2 बच्चे हैं तो भी उनको लगता है कोई दिक्कत नहीं, फैमिली बड़ी है, सब कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 है तो भी दिमाग में लगता है कि सब तो कमा ही रहे ना, फिर किस बात की चिंता। तो ये उनके माइंड में आता है, जिसकी वजह से भी क्या है, फैमिलीज इंक्रीज होने लगते हैं, राइट। तो ये भी एक रीजन है आपका ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम, जिसकी वजह से भी बच्चों के अधिक जन्म होते हैं और हमारा पॉपुलेशन क्या है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट मेन रीजन था सोशल फैक्टर, जिसके अंदर 4 पॉइंट है। सोशल फैक्टर के अंदर आपके कितने पॉइंट है, 4। आपका पहला पॉइंट है यूनिवर्सलिटी, सेकंड है अर्ली मैरिज एंड री मैरिज, थर्ड है आपका प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, एंड फोर्थ है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम। एक छोटा सा चार्ट बना के मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके कंटिन्यूस बार बार रिवीजन कर सकते हो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला रीजन है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। अब ये बात करते हैं अगर लो लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये एजुकेशन का कैसे इंपैक्ट होता है पॉपुलेशन पे। एजुकेशन इन पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स रिलेशन, एजुकेशन पॉपुलेशन का जो है वो रिलेशन कैसा है, बहुत ही जटिल है। कैसे है वो समझो। मोर सो रिगार्डिंग फीमेल एजुकेशन, बेसिकली ये जो एजुकेशन की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है फीमेल टर्म्स में, यानी ये फीमेल एजुकेशन को ज्यादा बात कर रहे हैं। समझो बात को। इनएडुकेट एजुकेशन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नीड फॉर स्मॉल फैमिली। देखो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कैसा, अगर आप स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स बताओगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हमारे पूर्वज ने कहा है कि भाई इतने बच्चे होने चाहिए, राइट। बच्चा लड़का होगा तो ये सारी फैसिलिटी करेगा, हमारे वंश को बढ़ाएगा। ऐसे ऐसे चीजें उनके दिमाग में है, जो क्या होते हैं कि एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको स्मॉल फैमिलीज की बातें नहीं समझ में आएगी। वो क्या सोचते हैं कि अभी यहाँ पे बात समझो, उनके दिमाग में क्या होगा, बच्चा होगा तो वो आगे फैमिली को बढ़ाएगा, काम आएगा हमारे लिए, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये सारी चीजें उनके दिमाग में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन कैसे बेनिफिशियल है, एजुकेशन जितना हाई होता है, ठीक है, चिल्ड्रन उतने कम होते। आपने देखा होगा जो जितने पढ़े लिखे होते हैं उनके घर में उतने कम बच्चे होते हैं, राइट। स्पेशली मैं बताऊं, ऐसे लोग जो लोग जॉब्स करते हैं, जिनकी फैमिली बिजनेस होता है, जो बड़े बड़े मतलब ऑफिस में काम करते हैं, तो एजुकेटेड है तभी तो ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके यहाँ पे बच्चे कम होते हैं, मैक्सिमम 1 या 2, मैक्सिमम मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा वो लोग नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बर्डन फील होता है कि कौन देखभाल करेगा, कौन इसका ये सब साफ सुफ करेगा, ठीक है, कौन घर पे रहेगा 24 घंटे, ये सारी चीजें उनके माइंड में रहता है। तो मतलब क्या, एजुकेशन जितना हाई तो चिल्ड्रन उतने कम होते हैं। मीन्स इनवर्स रिलेशन है एजुकेशन और चिल्ड्रन के बीच में। इलिटरेट वुमेन हैव अ मोर चिल्ड्रन देन अ प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो, ये एजुकेशन में भी लेवल है कि मतलब जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो इनके इनके ज्यादा बच्चे होंगे, राइट। सेम फॉर मिडिल स्कूल एजुकेटेड एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो मिडिल स्कूल तक गए हैं और जो सेकेंडरी स्कूल तक गए हैं, अगर उनकी बात करें तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है कि भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन उनके कम बच्चे होंगे, राइट। फिर उसी तरह से अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन, जो और ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं ग्रेजुएटेड है, पीएचडी कर लिया, इतने सारे डिग्री ले लिया, तो उनके घर पे तो एक ही बच्चे होंगे, वो एक ही में सेटिस्फाइड होते हैं, वो भी नहीं तो एडेप्टेड होंगे, राइट। तो इससे भी क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सारी चीजें होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, राइट। लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती हैं, वही तो प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है लो लेवल इनकम। अब लो लेवल इनकम में क्या है कि इनकम इज अ लो, देन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेट रेदर देन अ बर्डन। अब समझो, जिन लोगों की इनकम कम होती है, उन लोगों को जो बच्चे हैं वो आज बोझ लगते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है फ्यूचर में वो हमारे एसेट्स बनेंगे, यानी वो फ्यूचर में हमारे काम आएंगे, इसलिए उनको वो क्या समझते हैं, एसेट समझते हैं। कैसे, कॉमनली सेड मोर द मेरियर, जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जितने ज्यादा हमारे लड़के होंगे वो आगे चल के पढ़ाई करके काम करेंगे तो हमारी फैमिली की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो जाएगी, उनके दिमाग में ये लगता है। और इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा जो गरीब होते हैं ज्यादातर लोग, उनके कई बच्चे होते हैं, मतलब 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, और जैसे उन्हें 10-12 साल के होते हैं वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चाय की टपरी हो गई, ठीक है, होटल्स हो गए, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ढाबे टाइप के होते हैं, वहां पे अक्सर बच्चे दिखते हैं हमको काम करते हुए, राइट। तो ये जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं जिनकी इनकम लो होती है, ये वो ऐसा सोचते हैं। इसमें अनएजुकेटेड को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम, इसमें इंक्लूड करते हैं लो इनकम को, क्योंकि वही ज्यादा ये सब सोचते हैं, ठीक है, कि ये पैसे कमाएंगे तो हमारी सिचुएशन अच्छी होगी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाई लेवल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट।
अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसे इंपैक्ट करता है वो समझो। एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year the number of child deaths before 1 year of age। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या एक्सप्लेन करता है कि जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, राइट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब ये होता है कि 1000 बच्चों में, यहाँ पे समझो एवरी 1000 चिल्ड्रन बोर्न इन अ गिवन ईयर द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स बिफोर 1 year ऑफ एज, यानी 1 साल तक बच्चा पहुंचे उसके पहले उसकी डेथ हो जाना, ये है आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब ये कैसे इंपैक्ट करता है पॉपुलेशन पे और ये कैसे रिलेटेड है इकोनॉमिक से, तो वो समझो। 1951 में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो था वो हमारा था 146 पर 1000 और 2011 में ये था 41.4 पर 1000। अब समझो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी हाई कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड नेशन, हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी जो है वो काफी ज्यादा हाई है कंपेयर टू अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की। उसका रीजन क्या है? लेस केयर टू गर्ल चाइल्ड, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, फ्रीक्वेंट अबॉर्शन अमंग वुमेन, इनएडुकेट मेडिकल फैसिलिटी, लेस गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई है, बट स्टिल इट इज अ कंपेयर टू अदर में ये काफी ज्यादा हाई है। ओके, अदर कंट्री के यहाँ पे अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की वजह से कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year the number of child डेथ्स बिफोर 1 year ऑफ एज। मतलब ये है कि हर 1000 बच्चों में जो जन्म लिए हैं, जिनका बर्थ हुआ है, उनमें से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले बिफोर 1 year ऑफ एज डाई, राइट। एक साल का होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, वो है आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब सवाल ये है कि सर इनकी वजह से जब डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, प्लस ये कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो हमारा हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो है इकोनॉमिक्स। तो अब ये इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे देखो हमारा जो मेन हेडिंग है वो है इकोनॉमिक। तो अब इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है ये सवाल आता है। तो आगे पढ़ते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1951 में था 146 कंपेयर टू 1000 और 2011 में था 41.4 कंपेयर टू 1000, राइट। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी हाई कंपेरिजन टू अदर डेवलप्ड नेशन। अगर मैं अदर डेवलप्ड नेशन की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे आज भी इन्फेंट मोर्टालिटी काफी ज्यादा हाई है। अब सवाल ये है कि इन्फेंट मोर्टालिटी हाई क्यों है। इन्फेंट मोर्टालिटी हाई होने का सबसे जो बड़ा रीजन है वो है लेस केयर टू गर्ल चाइल्ड, लड़कियों की कम देखभाल की जाती है। लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए जो भी न्यूट्रिशियस फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उससे मतलब हेल्दी फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रॉपर उनको नहीं मिल पाता है। फ्रीक्वेंट अबॉर्शन अमंग वुमेन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अबॉर्शंस की वजह से हो जाते हैं। इनएडुकेट मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती। और सबसे मेन रीजन आपका आ जाता है लेस गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों के बीच में गैप कम होने की वजह से वो बच्चा और माँ दोनों वीक होते हैं तो डेथ हो जाती है। अब समझो यहाँ पे, अब इन सब चीजों की वजह से भी अगर जैसे किसी एक बच्चे की डेथ हो गई तो वो लोग का कैसा है कि वो तो पॉपुलेशन में काउंट हो गया ना। मान लो कि उसका बर्थ हो गया है, ठीक है, बर्थ हो गया, उसको काउंट तो कर लिया, भले वो काफी ज्यादा वीक है क्योंकि वो डेटा तो चला जाता है गवर्नमेंट के पास, जो उनका ये सेंसस का डेटा जो हॉस्पिटल वाले काउंट करते हो तो उसमें लिख देते हैं भाई एक बच्चे का जन्म हुआ। अब वहां पे वो काउंट हो गया है, लेकिन मान लो बेचारे की 9 महीने के बाद डेथ हो गई, ठीक है। अब 9 महीने के बाद डेथ हो गई, लेकिन ये काउंट तो हो ही चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाके उसमें से डिडक्ट कर देंगे, नहीं, वो तो उसमें काउंट हो गया है। फिर भी मान लो कि भाई उनको ऐसा लगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बच्चा हो जाएगा हमारा। अभी मान लो कि फिर से 1 साल के बाद उनका एक बच्चा हो गया, मतलब इस डेथ के 1 साल के बाद, ठीक है, 9 महीने में डेथ हो गई थी, फिर 1 साल के बाद उनका फिर से एक बच्चा हो गया, अब वो फिर से काउंट हो गया। अगर ये बच्चे की डेथ नहीं होती तो वो बच्चा डेफिनेटली सेकंड बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करते क्योंकि वो इसी की देखभाल करने में लगे रहते। तो ये रीजन है आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर हाई है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के दिमाग में आता है भाई अभी नेक्स्ट के लिए प्लानिंग करते हैं, छोड़ो अभी जो होना था वो तो हो गया, भगवान की देन थी, ऐसा सा डायलॉग मार के वो नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन वो तो काउंट होते जा रहा है ना, तो पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, राइट। क्लियर है इतना? तो ये हमारा था आपका इन्फेंट मोर्टालिटी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, तो नेक्स्ट रीजन है हमारा अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में क्या क्या है, सबसे पहला है हाई फर्टिलिटी रेट। सबसे पहला क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट। अब बात करते हैं अगर हाई फर्टिलिटी रेट का, तो इसका मतलब ये होता है आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल्स इन each group of 15 to 49 year, how many live birth are given birth।
अब लाइव चिल्ड्रन आर गिवन बर्थ, अभी यहाँ पे मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बोला था 14 to 55 होता है जो फर्टिलिटी रेट है, तो वो 14 to 55 नहीं है, उसको आप रेक्टिफाई कर लेना, वो कितना है 15 to 49 है, राइट। वो मैंने बोल दिया था 14 to 45, तो उसको इग्नोर करना पॉइंट, राइट। अब ये फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है वो समझो। आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल्स, क्या बोला है, आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर, यानी 15 से 49 के बीच में ये जो ग्रुप है हमारा, इसमें जो भी फीमेल्स है, हाउ मेनी लाइव चिल्ड्रन आर गिवन बर्थ, कितने जन्म मतलब कितने बच्चों को वो जन्म देते हैं, वो है हमारा फर्टिलिटी रेट, राइट। ये हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप से में डिवाइड करते हैं और काउंट करते हैं कि इन ग्रुप वालों ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, वही है हमारा फर्टिलिटी रेट। इन 1961 दिस ग्रुप gave birth to 6 children। 1951 में ऐसा स्टडी में आया कि 15 to 49 वाले जो ग्रुप हैं, ये लोग 6 बच्चों को जन्म देते थे 1961 में, कम से कम 6 बच्चे सबके होते थे। फेल टू 3 इन 2011, जो 2011 में 3 हो गया, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 भी बहुत ज्यादा है। दिस इज स्टिल हाई एंड 2 रीजंस। अब हाई है पर उसका रीजन क्या है, सबसे 2 मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है, अर्ली मैरिजेस, सबसे पहला मेन रीजन क्या है, अर्ली मैरिजेस। सेकंड है प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन इन द टोटल नंबर ऑफ इनफर्टिलिटी एज ग्रुप इज वेरी लो। सेकंड रीजन है कि जो अनमैरिड वुमेन का रेट है या अनमैरिड वुमेन का नंबर है, वो नंबर फर्टिलिटी ग्रुप वाले में काफी कम है। मतलब ये देखा जाए 15 to 49 में बहुत ही कम लेडीज होती हैं या बहुत ही कम वुमेन्स हैं जो अनमैरिड हैं, मतलब मैक्सिमम लोग क्या है, मैरिड हैं, तो इसका मतलब फर्टिलिटी रेट तो है ही अभी, तो वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये एक रीजन है, राइट। तो आपके 2 रीजन होंगे, अर्ली मैरिज और सेकंड क्या है, प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन इन द टोटल नंबर फर्टिलिटी एज ग्रुप इज वेरी लो, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें है कि भाई उनको फैमिली प्लानिंग का आइडिया नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या, डिसीजन ऑन साइज ऑफ फैमिली एंड मेंटेनिंग गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो सिचुएशन क्या है कि फैमिली प्लानिंग, सबसे मेन क्या है आपका फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या करना है कि भाई ये देखना कि हमारी फैमिली का साइज कितना, यानी कितने बच्चे हो तो ज्यादा बेटर है, राइट। और 2 बच्चों के बीच में एज जो गैप है वो कितना हो जाए, कितने ईयर का गैप होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने बोला 3 1 3 2, यानी 1 और 2 बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना जरूरी है। इससे क्या होगा, बच्चा भी अच्छा रहेगा और जो उसकी मदर है वो भी सही रहेगी, अदरवाइज उसकी भी हेल्थ डाउन हो सकती है। ये गवर्नमेंट ने बोला है तो उसको फॉलो करना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। और ये सब कैसे होगा, जब उनको प्रॉपर पता होगा, नॉलेज होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में वो बातें ही नहीं करते। उसका रीजन है पॉवर्टी है, सोशल कस्टम्स है, भाई ये समाज में है, भाई बच्चा जन्म करना ही पड़ेगा, रिलीजियस बिलीफ्स है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन से, ये अलग अलग रीजन है जो इसके बीच में क्या ऑब्स्टेकल्स है, जो हमारे बीच में इसको रोकते हैं, यानी ये बीच में रोड़ा बनते हैं। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्लस स्कैर्सिटी। देखो, और इसमें एक है लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और सबसे मेन जो है ये लोगों को पता नहीं है कि हम ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से भी बच्चे ना पैदा कर सके, उसके लिए हम ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन आती हैं, उसका नॉलेज भी नहीं है, प्लस स्कैर्सिटी भी है, ये सभी जगह ये अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी कि वो ये सारी चीजों को बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, राइट। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई है, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट का, तो वो है हमारा कॉज ऑफ लो डेथ रेट। अब कॉज ऑफ लो डेथ रेट की अगर मैं बात करूं तो ये रेट है, ओके, सेट नहीं है, यहाँ पे आ रहा है। अब मैं कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट की बात करूं उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसका चार्ट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट ऐड किया हुआ है, ये चार्ट को आप अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये कहीं में आपके रहेगा तो आपको अच्छे से याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो यहाँ पे मैंने बात किया कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन में सबसे पहले मैंने बर्थ रेट की बात की है। मैंने किसकी बात की है, बर्थ रेट की, हाई बर्थ रेट। हमारे यहाँ पे हाई बर्थ रेट क्यों होता है, उसके मेन 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है आपका, सबसे पहला रीजन है आपका सोशल फैक्टर, दूसरा रीजन है आपका इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा रीजन है आपका अदर फैक्टर्स। अगर मैं बात करता हूँ सोशल फैक्टर्स की, तो सोशल फैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, यानी सब लोग की होगी शादी कंपलसरी है, भाई यहाँ पे सोसाइटी में समाज में रहना है तो शादी करना पड़ेगा। अर्ली मैरिजेस एंड विडो री मैरिजेस, राइट, अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिजेस, ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन है प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, कि भाई
लड़के का ही जन्म हो, लड़का हमारी फैमिली को बढ़ाएगा, वो हमें नर्क में जाने से बचाएगा, ऐसे अलग अलग चीजें हैं जिसकी वजह से वो मेल चाइल्ड को ज्यादा पसंद करेंगे। फिर नंबर 4 है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम। फैमिली जितनी ज्यादा बड़ी, बच्चों का टेंशन उतना कम, क्योंकि फैमिली बड़ी है, सब कमा रहे हैं, तो वो जो उसका एक्सपेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपका इकोनॉमिक फैक्टर है, तो इकोनॉमिक फैक्टर में 3 है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ इनकम, एंड थर्ड है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अदर फैक्टर्स है, तो अदर फैक्टर में 2 है, हाई फर्टिलिटी रेट है और लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। याद रखना, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है वो एज ग्रुप जिसमें लेडीज बच्चे को जन्म दे सकती है, यानी वुमेन जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है, जो है आपका 15 to 49। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ये याद रखना है। फिर लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग डिस्कस नहीं करते कि कितने बच्चे हो तो ज्यादा बेटर है, उनके बीच में एज ग्रुप क्या होना चाहिए, और क्या आर्टिफिशियल फैसिलिटीज अवेलेबल है कि बच्चे ही ना हो, ऐसा कोई क्या मेडिसिन अवेलेबल है, क्या ऑपरेशन करवा सकते हैं, ये सारे नॉलेजेस लोगों के पास नहीं है, राइट। तो ये आपका रीजन है जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट है। अभी बात करते हैं लो डेथ रेट की। अब हमारे यहाँ पे लो डेथ रेट है, तो लो डेथ रेट क्यों है उसका भी रीजन डिस्कस कर लेते हैं, तभी पता चलेगा ना कि पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट, तो जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब समझो इस बात को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो अच्छी बनती जा रही है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेटर होते जा रहा है। अब इसकी वजह, अब इसका क्या है, बिकॉज ऑफ राइज इन इनकम ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो क्या होती जा रही है, बेटर होती जा रही है, राइट। पीपल गेटिंग स्टार्टेड बेटर क्वालिटी फूड, ग्रेन्स, बेटर हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। अब यहाँ पे ये हो रहा है, इनको सारी चीजें जो फैसिलिटीज है वो अच्छी मिल रही है, जैसे कि अगर बात करते हैं फूड की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज की, सब कुछ उनको अच्छा मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो डेथ है वो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि अगर आपको सारी फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है तो डेथ क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा, और डेथ डिक्रीज होने का मतलब है इनडायरेक्टली पॉपुलेशन क्या होना, इंक्रीज होना, राइट। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड है कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन क्या है, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी डेथ रेट इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे समझो डेथ रेट इंक्रीज हो गया है, कैसे इंक्रीज हुआ था, रीजन ये था कि प्लेग, मलेरिया और ये मिसल्स, टीबी एक्सेट्रा, जब हमारा 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था 1900 की बात करते हैं, उससे लेके हम 2000 ईयर तक की बात करते हैं, तो इसके बीच में कई महामारियां आई थी, प्लेग फैला था, मलेरिया हुआ था, मिसल्स, टीबी जैसी बीमारियां। मलेरिया और प्लेग तो 1995 1996 में भी बहुत आया था, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन अब क्या है, एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट हुआ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेसेस एंड इनोवेशन ऑफ वेरिड इम्यूनाइजेशन वैक्सीन। अब क्या हो रहा है, अलग अलग तरह की वैक्सीन बनने लग रही। आप सोच के देखो, ये जो कोरोना आया है, अगर कोरोना आज से 100 साल पहले आया होता तो क्या लोग इतनी जल्दी मेडिसिन बना पाते। हालांकि बहुत देर होगी, बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन फिर भी हमने जो, इंडिया ने जो करके दिखाया, 10 महीने के अंदर मेडिसिन बना ली और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया। अगर मैं 100 साल पहले की बात करता हूँ, जिस तरह से ये सारी चीजें आई थी, अगर ये उस टाइम पे आता तो कई साल लग जाते, 3-4 साल लग जाते सिर्फ ये समझने में कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। लेकिन हमने डेवलप इतना कर लिया है, हम इतने नॉलेजेबल हो गए कि हम इम्यूनाइजेशन सिस्टम अपना अच्छा कर लें, अलग अलग तरह की वैक्सीन बना ले रहे हैं, राइट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्रोल ओवर डिजीजेज एंड डेथ रेट, और इसकी वजह से जो डिजीज है, जो बीमारियां हो रही है, जो डेथ रेट हो रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। अब इसके ऊपर कंट्रोल करने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली नेगेटिव भी बन जाता है हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन ड्रॉट, यानी सूखा पे कंट्रोल कर लेना। कैसे, देखो, ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो, रिजल्ट डेथ कॉज बाय हंगर कुड बी स्टॉप, यानी जो भूख की वजह से लोगों की डेथ होती है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे, ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन फूड सप्लाई ऑफ ग्रेन इंक्रीज, मतलब हमारे कंट्री में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उसकी वजह से, उसके बाद से ही कंटिन्यूसली हमारे यहाँ पे फूड सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है। हमारे यहाँ पे तो फूड सप्लाई इतना ज्यादा है कि हम अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इट मींस ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन फूड सप्लाई ऑफ ग्रेन इंक्रीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एबंडेंट एरियाज टू स्केर्स एरिया, प्रिवेंट स्टारवेशन रिलेटेड डेथ्स। अब सिचुएशन क्या है कि हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में ज्यादा है उस एरिया से लेके हम स्केर्स एरिया में ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं बात बताऊं, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, तो वहां से लेके अदर स्टेट्स में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ, यहाँ पर भी जो आते हैं, जो बोरे में भरकर आते हैं, उनमें पंजाब और हरियाणा ही ज्यादातर लिखा रहता है। इट मीन अब समझो कि मैं गुजरात में रह के भी पंजाब और हरियाणा का गेहूं खा रहा हूँ,
उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम उसको सेव करके यहाँ तक ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इससे क्या प्रिवेंट स्टारवेशन रिलेटेड डेथ्स, जो भूखमरी की वजह से जो बच्चे खा नहीं पा रहे थे, जो अनाज की वजह से मर रहे थे, वो अब उतनी डेथ नहीं हो रही है। फिर लास्ट हमारा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब ये सिचुएशन समझो, अर्लियर कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, फ्लड्स, फेमिनाइंस एटसेट्रा। अब ये सारी चीजें क्या है कि मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज से 20-25 साल पहले जब ऐसा कोई सिचुएशन होता था तो उसमें हजारों जाने जाती थी, लाखों लोग मर जाते थे, राइट। तो उस समय डेथ रेट हमारा क्या था, काफी ज्यादा हाई था। बट अब क्या है, बट नाउ इमीडिएट रिलीफ कैन बी मेड बाय इनेबलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, ग्रेन्स, मेडिसिन एक्सेट्रा विच रिड्यूसेस द डेथ रेट। अब सिचुएशन कैसा है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नॉलेज है, हम इन चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से हम फूड प्रोवाइड कर देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो क्या हो जाता है, कम होता है। और डेथ रेट कम हो रहा है मतलब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। अभी एग्जांपल देता हूं मैं। अभी देखो, जिस एरिया में भी, जिस स्टेट में भी जब भी हम लोग को सुनने में आता है कोई सुनामी आने वाली है, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन होने वाला है, तो पहले से ही 2 घंटे मतलब 24 घंटे पहले जब ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वहां से लोगों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, उनको बेटर प्लेस में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, इन सारी चीजों की वजह से लोगों की डेथ कम होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मैं सूरत में। अब यहाँ पे कुछ महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले की बात है, डुमस करके एरिया है, वहां पे चांसेस थे भाई सुनामी आएगा तो वहां के लोगों को काफी प्रॉब्लम होगी। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 24 घंटे के अंदर वहां से लाखों लोगों को वहां से हटा के उनको अच्छी जगह, सेफ जगह पर लेकर गए, उनको फूड प्रोवाइड किया, उनको मेडिसिन प्रोवाइड किया, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये फैसिलिटीज नहीं होती, ये नॉलेज नहीं होता उनके पास, तब क्या होता, डेथ रेट ज्यादा होता, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से हम डेथ रेट को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, राइट। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होता है। सो आई होप कि आपको क्लासेस, ये जो पूरी क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, राइट। कुछ एग्जांपल थे जो ऑफ द टॉपिक था, लेकिन स्टिल अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अगर मजा आ रहा है, तो वो ऑफ द टॉपिक भी जो चीजें हैं वो अच्छी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा मोरली सपोर्ट करना है, मेंटली सपोर्ट करना है, मोटिवेशन मेरे लिए भी बनाकर रखना है, और ये है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं और ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, राइट। और सबसे मेन चीज है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।